छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को आपने विश्व पटल पर दिलाई है नई पहचान। अपने कार्यों से देश का बढ़ाया मान। ऐसे हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर राकेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका कैंपस अड्डा के इस खास एपिसोड में। इस नए अंक में हमारे आज के जो मेहमान हैं कैंपस रिसर्च प्रमोशन सेल, जो पीएचडी शोध कार्य प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीज़ें देखता है कैंपस में, उसके जो डीन हैं वो हमारे आज के नए मेहमान हैं और हम आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपको विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में अभी अभी शामिल किया गया है। नई सूची जारी हुई है। विश्व के प्रतिष्ठित संस्था जो विदेशों की हैं उन्होंने अपनी जो रैंकिंग जारी की है, अपनी जो सूची जारी की है, उसमें आपका भी नाम है। और एक एसएन सेन बालिका महाविद्यालय की शिक्षिका हैं समीक्षा कुमार सिंह, उनका भी नाम है। तो इस उपलब्धि पर उनको गर्व है, हमारे विश्वविद्यालय को गर्व है। और इस उपलब्धि को लेकर के उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स है, कैसा महसूस करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी बात। इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न रिसर्च से संबंधित, शोध से संबंधित, आपके कुछ सवाल ऐसे जो स्कोपस को लेकर के हैं और आपके कुछ ऐसे सवाल जो इंडेक्सिंग को लेकर के हैं, आपके कुछ ऐसे सवाल जो पूरे देश में शोध की जो धारा है, रिसर्च को लेकर के जो माहौल है, उस पर भी सारी बातें हम करेंगे। शुरुआत करते हैं, आइए चलिए राकेश कुमार जी से। पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है, विश्व के जो 2 शीर्षस्थ 2% वैज्ञानिकों में आपको जगह मिली है, तो ये उपलब्धि पा करके आपको कैसा लग रहा है? किसी के लिए भी सर ये उपलब्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके पहले आई एम थैंकफुल कि आपने इसको नोट किया और मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ कि विश्वविद्यालय का नाम, देश का नाम रोशन करने में मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और शुरू से मैं अपने किसी चीज़ के लिए सोचता था कि भाई मैं कहीं तो कुछ तो करूँ अपने देश के लिए और अपने विश्वविद्यालय के लिए। तो जब ये नाम आया, पिछले साल भी नाम आया था, इस साल भी नाम आया, और जब आप देखते हैं कि आपके फील्ड में जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और उनमें टॉप 2% में आप हैं, उन टॉप 2% में भी समटाइम्स आई कैलकुलेट कि वो 1% भी कभी होता है, कभी 0.8% होता है। तो एटलीस्ट जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें आपका एक रिसर्च सिग्निफिकेंस है। बेसिकली इसका जो मैथडोलॉजी है कि आपने कितने फर्स्ट ऑथर या करस्पॉन्डिंग ऑथर पेपर पब्लिश करे हैं इस फील्ड में, और उन पेपर्स का कितना दूसरे लोगों ने साइट किया है। क्या होता है कि मान लीजिए मैं 100 पेपर पब्लिश कर दूँ, उसको कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल तो है लेकिन कोई यूज़ का नहीं, इंटरेस्ट का नहीं है। तो ये रैंकिंग बताती है कि जो लिटरेचर आप पब्लिश कर रहे हैं वो लिटरेचर को लोग पढ़ते भी हैं और साइट भी करते हैं। तो जितना ज़्यादा साइटेशंस ऐसे लिटरेचर का होता है जिसमें आप फर्स्ट ऑथर या करस्पॉन्डिंग ऑथर हैं, कितने पेपर आपने लास्ट ईयर पब्लिश किए हैं और उनमें से कितने पेपर्स का साइटेशन हुआ है, उसके बेसिस पे एक रैंकिंग बनाई जाती है। तो एल्सेवियर पब्लिश करते हैं इसको, स्टैनफोर्ड के एक साइंटिस्ट हैं जो इसको कंपाइल करते हैं और बनाते हैं हर साल। तो ये 8 साल से लगभग वो रिलीज़ कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तब मेरा एक था कि कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है जो पहले से यहाँ पे नहीं है। तो उसमें हमने स्कोपस की अवेयरनेस, जैसा भी आपने बोला कि लोगों को पता चले इंडेक्सिंग क्या है, तो बहुत सारी इंडेक्सिंग है, लोग बहुत सारी इंडेक्सिंग फॉलो चलिए इस पे चर्चा हम आगे फिर करेंगे आपसे। अभी जो उपलब्धि आपको मिली है हम पुनः आपको बधाई देते हैं। मेरा इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल का जिज्ञासा है मेरी कि आपने जो उपलब्धि पाई है इसके पीछे मूल रूप से किसका हाथ है और आपकी जर्नी कैसी है शिक्षा की? जी, कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक कलेक्टिव फोर्स है यूनिवर्स का। और सबसे पहले अपने गुरुओं का धन्यवाद करूँगा, अपने माता पिता का धन्यवाद करूँगा। उनके वजह से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि मैं अच्छी जगह पे जाऊँ, और मेरे गुरु ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके साथ रिसर्च कर पाऊँ। तो डॉक्टर दलजीत सिंह अरोड़ा, जिनके साथ मैंने अपनी रिसर्च की शुरुआत की थी, मेरे पीएचडी सुपरवाइज़र हैं अमृतसर में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और वहाँ से रिसर्च का जो एसेंस था वो शुरू हुआ कि पहले से जो ट्रेनिंग थी उसको फाइनली फ्रूट्स के फॉर्म में कैसे लेके जाना है। तो जो भी आप अपने बैचलर्स में सीखते हैं, मास्टर्स में सीखते हैं, पीएचडी में होता है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। और जो रिसर्च हम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का मेरा फील्ड है, उस फील्ड में उसको आपको लोगों को बताना है कि आपकी रिसर्च सिर्फ लैब तक ही नहीं है,
लोगों के लिए भी कैसा यूज़फुल हो सकती है। और मेरा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है उसमें मैंने ये सब काम किया है। और फाइनली जो इंस्पायरिंग सोर्स रहे हैं तो वो मेरे गुरु ही है इन सब के पीछे। और अपने कलीग्स का भी साथ मिला है, स्टूडेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो इसमें से कुछ पब्लिकेशन स्टूडेंट्स के साथ भी है जिनके वजह से आया। तो अब जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहा हूँ, और उसी की वजह से ये सब कलेक्टिव प्रोग्रेस हो रही अच्छा, है। बचपन में 6, 7, 8 के आसपास आप भी मानते होंगे कि छात्रों में ऐसी सेंस या बुद्धि, हिंदी में अगर कहें, आ जाती है जिससे वो अनुमान लगा पाते हैं कि हम किधर जाएं, किस जी दिशा की तरफ जी। बढ़ें या हम क्या बनेंगे। बिल्कुल। एक लेमैन की भाषा में कहूँ तो 6, 7, 8 के आसपास बच्चे ये जानना, सीखना, समझना शुरू कर देते हैं कि मैं दरोगा बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, वगैरह वगैरह। तो बचपन में कौन सा ऐसा मोड़ था, 8वीं 9वीं 10वीं, जब आपने ये तय किया था या नहीं तय कर पाए थे कि हम क्या बनेंगे, बाद में तय हुआ? ये क्वेश्चन सर बहुत रिलेवेंट है मेरी लाइफ में जी कि जही के जही पर सत्य से हूँ, सोते ही मिले ना कुछ जी संदेह, जी ऐसा करके जो लिटरेचर भी हमारा कहता है। तो एक टर्निंग पॉइंट जो आपने एग्जैक्टली पिन जी पॉइंट किया, हमको 10th क्लास में एक स्टोरी थी रोनाल्ड रॉस की। जी इज नोबेल प्राइज विनर, और उन्होंने इंडिया में काम किया था। और 1902 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस काम के लिए, मलेरिया पे उनका काम था। तो वो जो स्टोरी थी, इंग्लिश लिटरेचर में वो जी स्टोरी थी हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो उसमें इस तरह से बताया गया कि एक अननोन राक्षस से वो लड़ रहे हैं जिसको कोई देख नहीं सकता है, और लोग ऐसा मानते हैं कि वो राक्षस के पास जो जाता है वो बीमार हो जाता है। तो उसको फाइंड आउट किया कि वो राक्षस एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा पैरासाइट है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, एक ऐसा पैरासाइट है। तो वो कैसे लोगों को बीमार कर सकता है, वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। और वो मेरी टर्निंग जर्नी का एकदम टर्निंग पॉइंट था कि एक ऐसी चीज़ को स्टडी करना जो आपके आसपास तो है, लोग उससे इफ़ेक्ट भी होते हैं, पर लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या है और उसको कैसे आप देख सकते हो, लेकिन लोग नहीं देख सकते। इस हवा में कितने बैक्टीरिया हैं, आप आइसोलेट करते हो। एक फैसिनेटिंग मोड था, और वो स्टोरी ने बहुत प्रभावित किया मुझे, जिसके वजह से हम आगे बढ़ पाए इस फील्ड में। आपकी हायर एजुकेशन स्टार्ट हुई सागर यूनिवर्सिटी से, हरि जी सिंह जी। यूनिवर्सिटी से, बहुत रिच लेगेसी उसकी। सागर में आपका अनुभव कैसा रहा? सागर में सर मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा जो कॉलेज था वो कॉलेज छिंदवाड़ा में था। तो दैट कॉलेज वाज एफिलेटेड टू सागर यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। तो हमारे टीचर्स का एक चीज़ था डेडिकेशन, और जो भी चीज़ आपको आना है वही चीज़ आपको सीखना है, और सिखाते समय ये ध्यान रखना है कि बच्चे को वो आ जाए। तो यही मैं आज भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बच्चे को सिखा रहा हूँ वो उसको आए, ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस कर दिया। तो ये एक अलग चीज़ थी वहाँ के पढ़ाई में जो मुझे समझ आया, और प्रैक्टिकल बेस्ड था। तो ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिकल आएंगे तो आप ये अच्छे से कर अच्छा, पाएंगे एमएससी सब्जेक्ट। आपकी बरकतुल्ला से? जी। बरकतुल्ला किस सन में आपने एमएससी किया? 2006, दो मेरे हज़ार ख्याल छः से उस में। समय बहुत नई नई नया नया विश्वविद्यालय था बरकतुल्ला। बहुत जी। और उस टाइम पर ऐसा था कि सेमेस्टर सिस्टम रहना शुरू हुआ था, और एक बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल सा सिस्टम था, लेकिन वहाँ पे उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि जब मैंने हमारा डिसर्टेशन वर्क था, और वो मैंने IGIB से किया है। न्यू दिल्ली में एक लैब है, IGIB CSIR का एक लैब है, जिसमें डॉक्टर VC कालिया सर उनके अंडर मैंने किया था। तो वो 6 से 7 महीने जो मैंने उसमें बिताए उस कैंपस में, रिसर्च का एसेंस वहाँ से शुरू हुआ। तो जो ट्रेनिंग हमने BSc में ली थी, MSc में कर रहे थे, वो उसको एक साइंटिफिक तरीके से कैसे किया जाता है जी रिसर्च लैब में, जी वो जी। वहाँ पे हमको सीखने को तो मिला। एमएससी करने के बाद आप बरकतुल्ला से दिल्ली नहीं आए, सीधे पंजाब पहुंचे, जी। वजह? पंजाब में मेरा जो सब्जेक्ट है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी जी में मेरे को एक इंटरेस्ट था कि लिग्नोसेलुलोसिक डिग्रेडेशन पे काम करना। ये वैसे मैंने जब IGIB में काम कर रहा था तभी वहाँ पे इससे ही शुरू हुआ था जी ये फर्मेंटेशन का। जी तो उनका काफ़ी नाम था, और मेरा था कि भाई मैं ऐसे साइंटिस्ट के साथ अपना PhD करना चाहता हूँ। थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, सर ने मुझे तुरंत लिया नहीं कि पहले लैब में काम करो फिर देखते हैं फिर। तो बट समहाउ आई कुड एंटर, और वहाँ से फिर मैं अमृतसर चला गया। आप यहाँ से पहले मणिपाल में थे। जी। मणिपाल से जब यहाँ आए तो माहौल मणिपाल का और यहाँ का कैसा अलग था? कैसा अंतर पाते हैं आप जब आप आए शुरुआत में? शुरुआत में देखिए देखने में तो यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर है,
और फिर जब फंक्शनिंग समझी तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जो कि मैं हमेशा से चाहता था। मणिपाल में सिस्टम थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, तो वहाँ पे लोग वैसे ही काम करते हैं जो मैनेजमेंट का होता है। लेकिन यहाँ पर था आप खुद से कुछ कर सकते हैं, आप आपके हाथ में चीज़ें हैं, आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो एक ये लिबर्टी थी अपनी तरह से चीज़ों को अच्छे रूप से करने की, और जहाँ पे भी आप बेस्ट दे सकते हैं वो देने की। तो दोनों चीज़ें थी। सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन लिबरल भी था उस तरह से, आपको करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और एक और बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत डाइवर्स कैटेगरी से आते हैं। एक मिडिल क्लास इनकम का भी होता है, हाई क्लास का भी हो सकता है, और लो मिडिल इनकम से भी लोग आते हैं। कास्ट वाइज भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षित करना जिनके पास अभी तक वैसा एनवायरनमेंट नहीं था, या जो गांव के बहुत छोटे तबके से आता है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ में मैं विश्वविद्यालय का और हमारे वाइस चांसलर का तो हमेशा ही से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मुझे ऐसे बच्चों को सर्व करने का मौका मिल रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल रिसर्च पे आने से पहले है कि आप लाइफ साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जी लाइफ साइंस में जो आपका रिसर्च एरिया है, उसमें एक रिसर्च एरिया आपका ये भी मैं पढ़ रहा था कि प्रोबायोटिक्स। जी जी। तो प्रोबायोटिक्स पर रिसर्च को लेकर के, या जो और आपका एरिया है उस पर रिसर्च को लेकर के, आप समय अपने लिए कैसे निकाल पाते हैं? हाँ, ये जो मैंने आपको पहले कहा ना कि यहाँ पे और चीज़ें हम कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो थोड़ा सा रिसर्च में डेफिनेटली कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं दे पाता। लेकिन मेरा एक रूटीन मैंने बनाया हुआ है कि सुबह का सबसे पहला क्लास में बच्चों के साथ निकालता हूँ, और उसके तुरंत बाद का 1 घंटा मैं अपनी लैब में निकालता हूँ। तो दिन का 1 घंटा मेरे स्कॉलर्स के लिए और लैब की जो एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करने के लिए होता है। तो उस 1 घंटे में ट्राई करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि नहीं हो पाती है तो फिर शाम में हम 6 बजे के बाद काम करते हैं, तो 6 से 7 या 8 बजे तक के बड़ी लैब में होते हैं। तो स्कॉलर्स भी रुकते हैं, और उनको मैं बोलता हूँ कि अगर सुबह के टाइम के बाद चाहिए तो फिर हम 6 बजे के बाद लैब चलिए, में बहुत मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा जान करके। अब हम आते हैं कैंपस के रिसर्च एरिया की तरफ। विश्वविद्यालय में जैसे ही कुलपति के रूप में प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी ने पदभार ग्रहण किया, तो उन्होंने एक प्रण किया कि यहाँ शोध का माहौल, शोध रिसर्च इन्वायरमेंट, उसको भी चेंज करना है, और यहाँ के छात्रों को, कैंपस के छात्रों को भी मौका देना है। और मौका ही नहीं देना है, इस बहाने से या इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने से विश्वविद्यालय की इमेज को भी बेहतर बनाना है वैश्विक स्तर पर, और यहाँ के शोध से आम जनमानस को भी लाभ मिल सके। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सवाल ये है कि कैंपस रिसर्च प्रमोशन सेल बनाया गया, पहले R&D सेल था, जी उसको अपनी जगह रखा गया, कैंपस का रिसर्च प्रमोशन सेल अलग बनाया गया। अलग क्यों बनाया गया? सर, देखिए, जब आपको किसी चीज़ को थोड़ा प्रमोट करना होता है, या किसी चीज़ में आपको लगता है यहाँ पे कमियां है और उसको हमें थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो पूरे सिस्टम में जहाँ पे 700 है लोग, वहाँ पे अगर 100 लोगों को अगर अपने टेक केयर करना है जो हमारे आसपास हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी काम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ के लिए घर में एक डिसाइड करते हैं जगह कौन सी। इसी तरह से अभी जब विश्वविद्यालय बड़ा हुआ तो महाविद्यालयों में टीचिंग का काम तो होता है, लेकिन रिसर्च के लिए कोई स्पेसिफिक सेल नहीं था हमारे यहाँ पे। डिपार्टमेंट्स तो यूनिवर्सिटी में थे, तो इसीलिए अब यूनिवर्सिटी में जैसे डिपार्टमेंट बने उस तरह से रिसर्च का भी एक अलग एनवायरनमेंट बने, इसके लिए एक ये सेल बनाया गया। तो हम इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें अलग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो शायद कॉलेजेस में उतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बनाया गया। ऑन पेपर रिसर्च का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हुआ है, लेकिन एक छोटा सा सवाल फिर यहाँ होता है कि कैंपस में दूसरा राकेश शर्मा क्यों नहीं बन पाया? सर, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है मेरे लिए भी, जी। और हम ट्राई कर रहे हैं कि हर कोई वो चीज़ करे, वो चीज़ समझे, और इसके लिए हमने काफ़ी वर्कशॉप भी किए हैं। लेकिन आपको मैं ये कंफर्म करता हूँ कि भले सेम तो कोई नहीं हो सकता है, जी। लेकिन आपको बहुत लोगों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अभी आजकल फैकल्टी, पहले मैं जब यहाँ पे आया था तो लोग स्कोपस का नाम नहीं जानते थे, इंडेक्सिंग नहीं पता थी, या क्लोन जर्नल क्या है नहीं पता थे, या फिर आप एक चीज़ देखिए कि साइटेशन क्या होता है, Q1 Q2 क्या है, ये सब टर्म्स बहुत पता नहीं थे। अब इनका रैंकिंग में सीधा सीधा सा रोल है, तो ये चीज़ मैंने आप देखता हूँ तो हर एक टीचर वो जानता है
वो बताता है, जब डाउट होता है पूछता भी है, तो भी अवेयरनेस आ गई है। तो हर एक चीज़ को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे मेरा आज का जो सिचुएशन है वो पिछले 15 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका आउटपुट धीरे 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 एक्युमुलेट होता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे अब जो शुरू हुआ है, तो पिछले 1 साल में आप देखेंगे हमारा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है रिसर्च में, और सारे फैकल्टी अब इस चीज़ से अवेयर हैं और बहुत सारे इसमें आगे भी आ रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट में ऐसा है। अच्छा, आपका प्रमोशन सेल, रिसर्च प्रमोशन सेल अलग बन गया, तो दोनों के बीच में कोई तालमेल है या दोनों अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं? हाँ, अब हमारे बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसेस है, शुरुआत में नहीं था। नहीं अभी इसलिए क्योंकि एडमिशन्स पहले कन्फर्म एक साथ होते थे, कॉलेज और कैंपस के अलग नहीं होते थे। अब हमने क्या किया है कि एडमिशन दोनों में अलग अलग लेना है, तो उसके लिए अब हम साथ में करने लगे हैं। तो अब हमारे बीच में ऐसा हो गया है कि ये सेल अलग एग्जैक्टली नहीं है। एडमिशन का सारा प्रोसेस है, फ़ी का सारा प्रोसेस है, या आपके थीसिस सबमिशन या एवेल्यूएशन का सारा प्रोसेस है, वो सब हम एक साथ करते हैं। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है कि जो मॉनिटरिंग है वो हम यहाँ पे थोड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली हर एक टीचर से, हर एक फैकल्टी मेम्बर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, तो मैं हर किसी से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ कि इस स्कॉलर का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ग्रे एरिया है, या किसी स्कॉलर को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो मुझे दोनों को मिलना आसान हो जाता है। इसलिए इस सेल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कि अब हम दोनों से डायरेक्ट कनेक्ट में, फैकल्टी मेंबर से भी और स्कॉलर से भी, क्योंकि अब कॉलेज में आप रोज किसी फैकल्टी मेंबर से नहीं मिल पाएंगे, स्कॉलर से भी रोज नहीं मिल पाएंगे, पर यहाँ पे आप मिल सकते हैं। अच्छा, कैंपस रिसर्च प्रमोशन सेल के डीन के तौर पर आप कैसा मानते हैं कि विज्ञान की धारा में शोध बेहतर हो रहा है, या अदर देन साइंस या विज्ञान के अलावा जो बाकी और विधाएं हैं उनमें शोध बेहतर हो रहा है? शोध तो हर जगह बहुत ज़रूरी है, और उसी से डेवलपमेंट आएगा। हो तो रहा है, लेकिन बेहतर किधर, मेरा सवाल था। बेहतर तो अब देखिए, इसको क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज भी किया जा सकता है। इम्प्रूव दोनों जगह पे हुआ है, लेकिन हाँ, साइंस में ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लैब्स हैं, प्रैक्टिकल है, और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आते हैं वो लोग पब्लिश कर पाते हैं। अभी बाकी सब्जेक्ट्स में जो, जहाँ पे लैब नहीं है या जहाँ पे सिर्फ लिटरेचर को स्टडी करना है, वहाँ पे थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जो अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी इनसे, अपने लैंग्वेजेस के जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर त्रिपाठी, तो वो भी यही कह रहे थे कि अब अचानक से ये शुरू हो गया लैंग्वेजेस में भी कि लोगों को क्वालिटी पब्लिकेशंस करनी, जो पहले नहीं था। तो अब मैं देख रहा हूँ साइंस के अलावा भी लोग कर रहे हैं, और वो भी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हर एक फील्ड का एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो अब हर एक चीज़ में रिसर्च कभी होता है कि लिमिटेड कर सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। साइंस में स्कोप थोड़ा ज़्यादा है रिसर्च का, क्योंकि हमारा लैब बेस्ड ही काम है और रिसर्च का ही उसमें मेन कंट्रीब्यूशन है। बाकी में किसी में 30% है, 20% है, बट साइंस में ऑफकोर्स ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा होगा। चलिए, अब छात्रों की तरफ से मेरा एक सवाल है जो छात्र अक्सर पूछते हैं। नौकरियों में स्कोपस रिटन में डिमांड नहीं होता, रिटन में उसकी मांग नहीं होती, लिखित में उसकी मांग नहीं होती, लेकिन इंटरव्यूज़ में स्कोपस को जो वेटेज या लाभ मिलता है, इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा, आपको ना समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि इंडेक्सिंग क्या है। अगर आप देखेंगे कि आपने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, उसको मैं अपने डायरी में तो रखता हूँ, लेकिन मैं किसी को सुनाता नहीं हूँ, कभी नहीं सुना है, वो मेरी डायरी में रखी रही, तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसी तरह से रिसर्च भी है कि आपने रिसर्च कर तो ली, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। आप किसी को बताने का मतलब है, अगर आपने मान लीजिए उसको किसी लोकल जगह पे पब्लिश करते हैं, अपने नॉन प्रिंटिंग जगह पे करते हैं, या आप उसको वैश्विक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं, दोनों में फ़र्क है। आपके रिलेटेड फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति अमेरिका में भी हो सकता है, अफ्रीका में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है। तो आपकी रिसर्च से उन सबको फ़ायदा हो। जैसे कि हमारा कल्चर भी है ना, वसुधैव कुटुंबकम का, तो रिसर्च में ये आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों तरह से हो सकता है, तो आप अपना रीजनल डेवलपमेंट भी करें, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप हमारे अपने ही अंदर रहेगा तो वो क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो रिसर्च में इंडेक्सिंग इसलिए की जाती है कि ज़्यादातर लोग कहाँ कहाँ से है, और वो कितना आपकी रिसर्च को फॉलो करते हैं, वो कितना लेवल पे, क्या जो मैं आज रिसर्च यहाँ पे कर रहा हूँ वो अफ्रीका में कितनी वैलिड है, वो यूके में कितनी वैलिड है, वो यूएसए में कितनी वैलिड है, उस टॉपिक पर उस चीज़ को बढ़ाने के लिए लोग कितना काम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक इंडेक्सिंग का फॉर्म है, जैसे आपने बताया, वापस उसी पे आता हूँ। तो स्कोपस इज जस्ट लाइक इंडेक्सिंग एजेंसी। अब इसमें इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये करीब 50,000 के आसपास इसमें जर्नल्स हैं, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, पर अप्रॉक्सीमेटली इतने नंबर्स हैं इसमें। उन सब जर्नल को इंडेक्सिंग देते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो पब्लिश कोई कुछ भी कर सकता है, पहली चीज़ कहीं से भी कर सकता है। लेकिन
अच्छी जगह पे पब्लिश करने से उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि उसको किसी साइंटिस्ट ने रिव्यू किया है, और वो रिव्यू करने के बाद एडिटर ने कंफर्म किया है कि ये साइंटिफिकली चीज़ें वैलिड है और इसको यूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए आपने कोई ड्रग डिस्कवर किया, आपने उसकी गलत डोज डिफाइन कर दी, लोकल पब्लिश कर दिया, लोगों ने वो करना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको एक ऑथेंटिक सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसा हर फील्ड में जी यही है। जी तो वही ऑथेंटिक सोर्स एक इंडेक्सिंग है, तो वो देता है, और कितना ऑथेंटिक है और दूसरे लोग इस पर कितना ज़्यादा रिसर्च करें, दो चीज़ों पे इंडेक्सिंग बेसिकली फोकस है। हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं दूसरे तरीके से सवाल आपके जी। सामने पेश करना चाहूँगा। पहले यूजीसी केयर लिस्ट थी, बिल्कुल। तो उसके तहत बहुत सारे जर्नल्स है। अब यूजीसी ने अपनी केयर लिस्ट को भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब केवल रेफरीड बचे हैं। तो अंग्रेजी के अलावा बाकी भाषाओं के लोग और इसके अलावा साइंस के अलावा अन्य धाराओं के लोग स्कोपस तक आसानी से पहुंच नहीं पाते, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो क्लोन जर्नल्स के शिकार बन जाते हैं। पैसा भी जाता है, उनकी जो मेहनत है वो भी जाती है, और इसके अलावा एक रिसर्च पेपर अगर एक बार कोई व्यक्ति लिखता है, कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर, शोधकर्ता लिखता है, तो उसी मानस के साथ में दोबारा रिसर्च पेपर लिखना संभव नहीं होता, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। बिल्कुल। तो इससे छात्र कैसे निपटे, या छात्रों को क्या करना चाहिए? और यूजीसी का जो मैंने सवाल उठाया कि उन्होंने खत्म तो कर दिया, रेफरीड कर दिया, हाँ। अब अब आपकी ना इंडेक्स आपकी वो स्कोपस को नहीं लेके आए। ठीक क्यों? है। अब मैं आपको मैं बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली जी चीज़ की यूजीसी केयर लिस्ट की जो बात करें, जी जब वो आया था जी तब पर्सनली मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड तो नहीं था, जी क्योंकि अब इससे क्या होता है ना कि नेशनल एजेंसी कुछ जर्नल्स का लिस्ट बना दिया। अब वो चाहते हैं कि ये जर्नल सही है, लेकिन मान लीजिए आपको उसी जर्नल का कोई क्लोन मिल जाए, मान लीजिए वही नाम कोई और रख लेता है, तो आपने तो एक लिस्ट डाल दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। तो लोगों में ये कन्फ्यूज़न था। इसके बेसिस पे लोगों ने ना पैसा कमाने का एक ज़रिया बना लिया और क्लोन्ड और प्रेडेटरी करना शुरू कर दिया कि पैसे ले लेते हैं, सेम नाम रख लेते हैं, और उसी नाम से, उसी ISSN नंबर से कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों को मेल करना शुरू कर दिया। अब यूजीसी के पास एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि लोग पब्लिश तो कर रहे हैं, वो कह भी रहे हैं इसी जर्नल में, लेकिन इस जर्नल में पब्लिश नहीं हो रहा है वो। तो इसीलिए उन्होंने, अब पहले तो केयरलेस देते थे, अब वो हटा दिए। अब उनका कहना है कि यूजीसी किसी जर्नल को ऑथेंटिकेट नहीं कर रही कि सही है या नहीं है। अब ये यूनिवर्सिटी को देखना है कि उनकी रिसर्च किस लेवल की है और वो कहाँ अपनी रिसर्च को पब्लिश कराना चाहते हैं, कि यूनिवर्सिटी के लिए 2-3 पैरामीटर, जिसमें से एक पैरामीटर रैंकिंग है। और जब आपने बात करी कि स्कोपस का हम देखते हैं या दूसरे वेब ऑफ साइंस का हम देखते हैं, ये रैंकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब रैंकिंग नेशनल लेवल पे भी हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग देखते हैं या नेशनल लेवल पे रैंकिंग देखते हैं, तो उनके पास सारे रिसर्च को क्वांटिफाई करने के लिए एक चीज़ है कि कोई कॉमन सोर्स चाहिए। वो स्कोपस ले लेते हैं, वेब ऑफ साइंस ले लेते हैं, दो जगह से वो डेटा ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें ऑथेंटिक डेटा आने वाला है। वो चाहे तो अपने एक सर्वे भी करा सकते हैं, लेकिन हर एक सर्वे हर जगह का अलग हो जाएगा। तो क्योंकि रैंकिंग एजेंसी यहीं से डेटा ले रही है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उसी को फॉलो करते हैं कि ये डेटा कहाँ से लिया जा रहा है, तो उन्हीं सोर्सेज में हम पब्लिश करें और उन्हीं रिकॉग्नाइज जर्नल में हम पब्लिश करें। और यही सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब लागू हो गया है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करे कि भाई मुझे ज़रूरी नहीं स्कोपस में भी अच्छे जर्नल है। तो ऐसा भ्रम है कि स्कोपस में सब अच्छे जर्नल होंगे, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कोपस को नहीं मानते। बट क्योंकि शुरुआत करने के लिए आप कहीं से शुरुआत करोगे, इसलिए ये है कि आप एटलीस्ट मिनिमम इतना स्टैंडर्ड से शुरुआत करिए। लोग कहते हैं कुछ, अभी आप जब बड़े इंस्टीट्यूट देखेंगे, IIT, ISC, उनको स्कोपस से कोई मतलब नहीं है। उनका पब्लिकेशन ही बहुत हाई इम्पैक्ट में जाएगा, बहुत अच्छे जर्नल्स में जाएगा। तो अभी उस लेवल पर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि जो कुछ जर्नल्स हैं वो बेसिक इंडेक्सिंग में आ रहे हैं। तो क्लोन जर्नल की मैं फिर से मैं आपको यही बताऊंगा कि क्योंकि अब सेम नाम से कोई भी कर सकता है, ये वही है कि एक ब्रांड नेम की चीज़ है, ओरिजिनल अलग है और आपको डुप्लीकेट मार्केट में मिल रही है। तो जो ओरिजिनल नहीं जानता उसके लिए पता करना थोड़ा सा मुश्किल है कि डुप्लीकेट कौन सा, ओरिजिनल कौन सा है। कि वेबसाइट में थोड़ा सा सिमिलैरिटी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जिस माइंडसेट से आजकल बच्चे पब्लिश कर रहे हैं वो एक प्रेशर है। एवरीबडी वांट्स कि मेरा रिसर्च पब्लिश हो जाए, एवरीबडी वांट्स। तो उसको जैसे ही लगता है ये स्कोपस इंडेक्स बता रहा है, 2 दिन में पब्लिश करके दे देगा, भले ही थोड़े पैसे लग रहे हैं, वो करना शुरू कर देता है। और वहीं पे एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसको वो समझ नहीं आता कि सही है या नहीं है। तो यही मैं चाहूँगा कि हमने एक फैसिलिटी की है सारे स्कॉलर्स को
हमने इसके लिए एक अवेयरनेस वर्कशॉप कराई है, फैकल्टी मेंबर्स को भी डिपार्टमेंट वाइज कराई है। और अभी हमने ये ओपन रखा है कि आपको जब भी डाउट है डायरेक्टली वो मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मुझे रोज़ 2-3 आते हैं कि ये जर्नल सही है कि नहीं, ये वेबसाइट सही है कि नहीं। तो वो एक हम डायरेक्टली उनको असिस्ट भी करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स को भी करते हैं और स्कॉलर्स को भी करते हैं। ये हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं बेस्ट बताने का। और कुछ अवेयरनेस भी, तो अब कुछ स्कॉलर्स खुद से जानने लगे ये अच्छा विषय, तो ये नंबर कम हो जाएंगे। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके लिए अवेयरनेस अभी इतनी है या नहीं कहना थोड़ा मुश्किल है, पर प्रेडेटरी और क्लोन का मार्केट जो था वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी केयर ने हटा दिया है और इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली अथॉरिटी दे दी कि आप डिसाइड करो आपको क्या पब्लिश करना है, आपको कहाँ अपनी रैंकिंग लानी है। पब्लिकेशंस को आप पब्लिश कर रहे हैं उसका आईएसएसएन नंबर है क्या, कहाँ से पब्लिश हो रहा है, कितना रेपुटेड पब्लिशर है, कौन उसका एडिटोरियल बोर्ड मेंबर है, कितना वो साइट होता है, कहाँ कहाँ से वो पब्लिश होता है, कितना जेन्युइन उसका रिव्यूइंग प्रोसेस है। तो उन्होंने एक गाइडलाइन दी है और वो गाइडलाइन हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी सर्कुलेट की। तो यूजीसी का कहना है आप इन गाइडलाइंस के बेसिस पे खुद से अपना जज करना सीखिए, रदर देन क्या एक लिस्ट आपको दे दी उस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो आपको ये डेवलप, ये स्टेप आगे कर दिया अपने आपको यूजीसी लेके गई है कि अब वो हर किसी का मेंटलिटी ऐसा डेवलप करना चाहती है कि अपने आप से आइडेंटिफाई कर पाए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, रदर देन फॉलोइंग ए सिंपल लिस्ट। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने छात्रों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, शोध अध्येता के लिए आपने वर्कशॉप की और बहुत सारी एडवाइजरी जारी की है, बहुत सारे आप रूल रेगुलेशन, नियम विनियम बनाते रहते हैं। तो क्या जो फैकल्टीज, संकाय सदस्य शोध कराते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह की वर्कशॉप, कार्यक्रम, कार्यशालाएं कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो भी नई चीज़ों से उतने ही विज्ञ हो सकें और छात्र को उचित मार्गदर्शन दे सकें? जी, हमने कराया था, ये जुलाई में एक वर्कशॉप कराई थी जिसमें फैकल्टी मेंबर्स को भी बुलाया था। लाइब्रेरी की तरफ से भी ऐसे वर्कशॉप हुई हैं और कुछ डिपार्टमेंट ने भी करवाई हैं अपने लेवल पे, जिसमें कि ये सब अवेयरनेस और कैसे करना है पब्लिकेशंस, उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, ये सब कराया है। लेकिन कुछ फैकल्टी मेंबर्स का इंटरेस्ट डायरेक्टली टीचिंग में है, तो शायद वो नहीं करते, पर जिनका रिसर्च में वो सब इसमें करते हैं और आगे भी आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल है छात्रों की तरफ से ही, भाषा को लेकर के एक बड़ी बाधा, जो मैंने इससे पहले भी सवाल किया था कैंपस अड्डा में, कि भाषा को लेकर के एक बड़ी बाधा है। अंग्रेजी में ही सारे इंटरनेशनल जर्नल, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस सारे अंग्रेजी में, और ट्रांसलेशन करना अपने आप में एक आर्ट है, कला। एआई का इस्तेमाल करने से ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो छात्रों को या शोधार्थी, उनको ऐसा क्या करना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए, कैसे इस मुश्किल से समस्या से पार पा सकते हैं, अदर देन अंग्रेजी के अलावा जो अन्य भाषाओं के छात्र हैं? हाँ, इसका ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसमें सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी हैं। यूरोप के कंट्रीज़ हैं जिसमें दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि दूसरा उसको समझे। मान लीजिए कोई चाइनीज़ में पब्लिश कर रहा है, या इंडिया में हम बात कर रहे हैं कि कोई तमिल में पब्लिश करता है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, शायद आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस से को भी नहीं पढ़ पाते हैं। आप कोई चाइनीज़ रिसर्च करके आता है, वो पब्लिश तो कर रहा है, तो उसको मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं साइट नहीं करूँगा, तो मैं उसकी रिसर्च को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। इसलिए एक ग्लोबली नोइंगली और अननोइंगली हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसको कि ज़्यादातर लोग समझ सकते हैं और ज़्यादातर लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इंडिया में तो एक रेशो बहुत ज़्यादा है। तो पब्लिशर्स, अगर आप साइंटिफिक देखेंगे, अभी जो लिस्ट अब की आप बात कर रहे थे, पिछले साल इसमें करीब 5,000 साइंटिस्ट थे इंडिया के, इस बार ये रेशो बढ़ के करीब 6,000 प्लस हो गया है। तो इंडियंस इंग्लिश में बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी से नहीं, शुरू से ही करते हैं। और लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो सच में है कि कुछ भाषाओं में ये लिमिटेशन तो है। मान लीजिए मेरा रिसर्च हिंदी में है या संस्कृत में या किसी भी लोकल लैंग्वेज में, उसको मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा। भाषाओं का जितना भी रिसर्च है, उसके लिए हमने ये रखा है कि जो उस भाषा का नोन पर्सन है, वो पर्सन से ही हम चेक कराते हैं, तो उसको हम प्रॉपर वैलिडिटी देते हैं। लेकिन एक ये भी कमी रही है कभी कि साइंस में कभी भारतीय जर्नल्स आगे नहीं आए। एक जर्नल है करंट साइंसेस जो IISc से पब्लिश होता है, और जब CV रमन जी को नोबेल प्राइज़ मिला था, वो पेपर इंडिया के जर्नल में छपा था।
तो उसके बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज, तो इंडियन रिसर्च रिकॉग्नाइज तो है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जाने के बाद भी फिर जब हम अपनी कंट्री में एक कॉमन लैंग्वेज अभी तक नहीं ला पा रहे, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो थोड़ा है ही। इसीलिए छात्रों को मैं कहता हूँ कि जो लैंग्वेज में रिसर्च कर रहे हैं वो तो अपनी लैंग्वेज में ही करें, लेकिन जो दूसरे में कर रहे हैं उनको अगर अपनी ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन इसका ऑप्शन नहीं है। ट्रांसलेशन से कभी आप वो चीज़ नहीं ला पाएंगे कि आपको आप क्या लिखना चाहते हैं। ट्रांसलेशन हमेशा ट्रांसलेशन तो रहेगा। इसका मतलब ये है तो कि पहले वो अंग्रेजी भाषा में जो है नहीं नहीं, प्रवीण हो। वो उनको ज़रूरत नहीं है, उनको अपना रिसर्च अच्छा करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी है कि साइंसेज में तो देखिए सब इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं कभी हो सकता है कि उसी की उनको इतना इंपॉर्टेंस मिल जाए और उसमें ही कोई इतना अच्छा पब्लिकेशन आ जाए कि जो इंडेक्सिंग ग्लोबल लेवल पे आने लग जाए। तो हमने कभी ट्राई नहीं किया, शायद जो हिंदी भाषा के लोग हैं, कि हमारा अच्छा एक तो जर्नल स्टार्ट हो जाए और वो जर्नल की इंडेक्सिंग हो जाए। तो दूसरे भाषाओं के जर्नल हैं, ऐसा नहीं कि स्कोपस में सिर्फ इंग्लिश है, चाइनीज़ है उसमें बहुत सारे उसमें इसमें अपने यूरोप के लैंग्वेजेस के हैं, जापानीज़ जर्नल हैं। तो इन सब जर्नल्स को अगर इंडेक्सिंग मिल सकती है तो भारतीय भाषाओं को भी मिल सकती है। तो इसके लिए कार्य जो करना पड़ेगा वो तो यहाँ के प्रोफेसर्स या यहाँ के लोगों को ही करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक कंटेंट डाल के और एक पारदर्शिता के साथ करना पड़ेगा जो नॉर्म्स हैं। तो कभी कभी एक चीज़ मैंने और देखी है कि यहाँ पे अगर लोकल कोई जर्नल शुरू होता है तो तुम मेरा पब्लिश करा दो, तुम मेरा मत कराओ, इस तरह की बातें आने लग जाती हैं। तो ये रैंकिंग को रोक देती हैं। अगर इसको हम पूरी पारदर्शिता के साथ अच्छे से करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है 2 या 3 साल में हिंदी के जर्नल्स भी इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे और उसमें भी लोग अपना जो रिसर्च है वो पब्लिश कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हिंदी समेत बाकी भारतीय भाषाओं के जर्नल्स भी स्कोपस में इंडेक्स हो जाएं। मेरा अगला सवाल था रिसर्च को लेकर, शोध को लेकर के। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में बहुत सारे ऋषि मुनि निरंतर शोध करते थे और उनके शोध के केंद्र में आम आदमी और उसकी समस्याएं, कॉमन मैन और उनकी प्रॉब्लम्स होती थी। तो जो अभी रिसर्च हो रही है उनमें से क्या 50% आधा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो रहा है या केवल एकेडमिक बेनिफिट के लिए हो रहा है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अभी मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा ना, अगर जो लोग इसको करते भी हैं वो कहते हैं कि 36% रिसर्च पेपर्स ऐसे पब्लिश होते हैं अच्छे जर्नल्स में भी जिनका कोई बहुत रिलेवेंस नहीं होता। साइंस में तो देखिए आपको डायरेक्ट रिलेवेंस है कि कोई ड्रग बना ली, कोई मैकेनिज्म फाइंड आउट कर ली, लेकिन बहुत सारे जब इंटरडिसिप्लिनरी या दूसरे जर्नल्स में होते हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो एकेडमिक डेटाबेस बन के रह जाता है, और जब वो सिर्फ एकेडमिक डेटाबेस बनने लगता है तब लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए ये चीज़ है कि आप अपना अप्लाइड फील्ड जो है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बातें बिल्कुल मैं मानता हूँ कि 100% रिसर्च का यूटिलाइजेशन नहीं होता। बहुत सारी पीएचडी थीसिस भी जो हैं वो सिर्फ रखी रह जाती है, उनको कोई नहीं पढ़ता। तो इसीलिए जब जब ये आपने रैंकिंग की बात की तो साइटेशन अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि कितने लोग आपकी रिसर्च को पढ़ रहे हैं और कितने लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च के लिए कर रहे हो चाहे किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, एप्लीकेशंस के लिए कर रहे हो। जैसे आज हम एलईडी लाइट पर पहुंच गए, छोटे से एक वो बल्ब से लेकर, तो ये सब रिसर्च ही है। तो इस तरह से लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई रिसर्च किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, कोई थोड़ी कम हो जाती है। टाइम के हिसाब से ये चलता रहता है। कई बार आपने बात की रैंकिंग की, और आज के वक्त में आलम ये है, हाल ये है कि भारत के सभी विश्वविद्यालय रैंकिंग के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं या रैंकिंग को लेकर के भाग रहे हैं। रैंकिंग ज़्यादा ज़रूरी है या वैल्यूज़ और इथिक्स ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल सही बात है सर, वैल्यू एंड एथिक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। रैंकिंग कुछ नहीं है। रैंकिंग तो क्षणिक चीज़ें हैं, ये आज है कल नहीं है। कल कोई दूसरा एजेंसी आ जाएगा रैंकिंग के लिए, 10 एजेंसीज आ जाएंगी। अभी भी आप रोज़ देखोगे आपको रोज़ एक नई एजेंसी आ जाएगी, हम रैंकिंग दे रहे हैं। मेरे पास 4-5 मेल आ जाते हैं महीने में तो कि इतना पैसा दे दो रैंकिंग में रजिस्टर करवा लो, इतना पैसा दे दो रैंकिंग, अवार्ड्स हुए, इन सब के लिए सब चीज़ कॉमन चल रहा है, सबको मालूम है। तो रैंकिंग को मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ मूल्यों को ज़रूर देता हूँ। अगर आप अपनी रिसर्च में अच्छा कर रहे हैं तो अपने आप पब्लिकेशन आएंगे। पहले ये ट्रेडिशन था कि आप रिसर्च करिए, रिसर्च आपने जो बहुत अच्छी की है उसको बस पब्लिश करिए कि लोगों को पता चले और वो आगे कुछ कर पाए। अभी रिवर्स हो गया कि लोग अब पब्लिकेशन के पीछे भागने लगे, रिसर्च से कोई मतलब नहीं है। तो वो सिस्टम हम लोगों ने उल्टा कर दिया। लेकिन वो सही बात है कि आपको सिर्फ रिसर्च करना है और उससे अपने आप पब्लिकेशन आएगा। अच्छा रिसर्च करना है, एथिकल और वैल्यूज़ दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब नहीं होती हैं तब आप एक टर्म देखेंगे रिट्रैक्शन,
कुछ पेपर ऐसे हैं जो कि अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए सिर्फ नंबर्स के वजह से, और आज रिट्रैक्ट हो गए। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, इस बार इंडिया से 40 नोन साइंटिस्ट के पेपर रिट्रैक्ट हुए, नोइंगली या इननोइंगली। इतना बड़ा ग्रुप हो जाता है आपका रिसर्च करते करते। स्टूडेंट ने क्या लिख कर दिया, कभी आप उसको डेटा वेरीफाई नहीं कर पाते और पब्लिश हो जाता है। जब कोई और वेरीफाई करता है तब वो वापस ले लिया जाता है, रिट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो रिट्रैक्शन वॉच है, और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि बहुत फेमस साइंटिस्ट के पेपर भी रिट्रैक्ट हुए हैं। तो ये दोनों ही एक मिक्स सा सिचुएशन है ओवरऑल। तो मेरा एक बहुत आखिरी सवाल है, जेन्युइन सवाल है, और हमारे कैंपस अड्डा को देखने वाले अधिकांश दर्शक हमारे छात्र हैं। छात्रों के लिए, छात्रों की तरफ से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में कि छात्रों को अच्छे शोध के लिए अच्छी जगह पब्लिश हो, अच्छा वातावरण मिले, क्या सलाह सुझाव देना चाहेंगे? ये सबसे ज़रूरी है सर कि आप एथिकली बहुत स्ट्रांग रहिए, अपनी रिसर्च को 100% दीजिए, और मैं वही कहूँगा कि जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। जिस तरह का पर्सनालिटी आप बनाना चाहते हैं, जैसे सोसाइटी में आप रहना चाहते हैं, जिस तरह की रिसर्च को आप वैल्यू करना चाहते हैं, आप वो करना शुरू करिए। स्टूडेंट्स को सिर्फ अपना रिसर्च 100% एथिक्स के साथ करना है, अपने गाइड को फॉलो करते हुए करना है, उनका जो एक्सपर्टाइज है उसको इंक्लूड करते हुए करना है। अपना विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन हो, उसका बड़े ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो, बस इस तरह से करना है उनको। सिर्फ अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं 100%, तो उनको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी बिल्कुल है ना? तो आपको पुनः मैं बधाई देता हूँ कि आपने विश्वविद्यालय का सम्मान, गौरव बढ़ाया, और आपके जो कार्य हैं उनको वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिले हैं, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रयासों से बहुत जल्द विश्वविद्यालय को कई और सारे राकेश शर्मा जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।